अखिल स्वामी सर, मैं सीधे आपके पास आ जाता हूं एक सवाल के साथ, पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि अशोक गहलोत की आज की जो ट्वीट है, पहले हम लोग जरा वो ट्वीट एक बार देख लें। अब मैं जरा 1 मिनट संक्षेप में उस ट्वीट को बता दूं और फिर सर मैं आपके पास एक सवाल के साथ आऊंगा। अब जरा वो ट्वीट दिखा दे जिसमें अशोक गहलोत ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री जी मैं आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा। उसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई है कि उनके पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था, जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें 3 मिनट का उनका भाषण होना था। उस भाषण को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हटा दिया गया, उनके भाषण का समय खत्म कर दिया गया, चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यालय से स्पष्ट तौर पर ये भेजा गया था कि वो वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले अशोक गहलोत जब इंजर्ड हो गए थे तो इसके चलते उनको आराम करने की सलाह फिजिशियन के द्वारा दी गई है और उसी के अंतर्गत वो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन भेज दी थी। उसके बाद अशोक गहलोत का जो भाषण का समय है उसको काट दिया गया और जब अशोक गहलोत ने ये सवाल पूछ दिए जिसमें उन्होंने जनता से जुड़े हुए तमाम सारे मुद्दे उठाए हैं, 5-6 सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग रखी है, सवाल नहीं है वो मांग रखी है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये मांगे वो अपने भाषण के माध्यम से रखना चाहते थे, स्वागत करते समय रखना चाहते थे, पर अब जब आपने समय ही हमें नहीं दिया तो हम इस तरीके से राजस्थान के जनता की ये मांग रख दे रहे हैं। इन मांगों को भी मैं विस्तार पूर्वक अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह कह दिया गया कि नहीं नहीं आपका समय है और ये आप शामिल हो और आप स्वास्थ्य कारणों से अगर ठीक हो, ये सारी चीजें। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट और किया, दूसरा ट्वीट भी कर दिया उन्होंने, जिसमें सारी चिट्ठियां दे दी गई, जो कार्यक्रम जारी किए गए थे वो कार्यक्रम भी उन्होंने साझा कर दिया कि किस तरीके से पहले जो कार्यक्रम भेजा गया था उसमें 11:26 से उनको 3 मिनट का समय मिला था और उसके बाद फिर वो समय काट दिया गया, वो समय गायब कर दिया गया, उसमें प्रधानमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम में वो सब चीजें हटा दी गई। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसको अशोक गहलोत ने खुद साझा किया अपने ट्विटर हैंडल से। ये आपके स्क्रीन पे जो चिट्ठी दिखाई दे रही है इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से 11:26 पर स्पीच ऑफ सीएम राजस्थान लिखा हुआ है और जो दूसरी चिट्ठी साझा की गई है उसमें इनका नाम गायब कर दिया गया है। इनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनके हिस्से में वो समय अलॉट कर दिया गया है जिनका नाम पहली चिट्ठी में नहीं था। अब अशोक गहलोत ने ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में डाल दिया है जिसके बाद पब्लिक के कई सारे रिएक्शन आना शुरू हो गए। अखिल स्वामी सर, ये जो स्थिति बनी है, जिस तरीके से एक बार कहा गया कि आप हैं, आप कार्यक्रम में आइए, आपको समय दे दिया गया, फिर उन्होंने अपनी चीजों को कह भी दिया कि हाँ भाई ये चीजें हैं, फिजिकल कारणों से वो उपस्थित नहीं हो रहे थे तो वर्चुअल। सर, डिजिटल माध्यम, आज डिजिटल इंडिया की बात खुद प्रधानमंत्री जोर शोर से उठाते रहे देश से विदेश तक, और आज वर्चुअल माध्यम से अशोक गहलोत जुड़ने जा रहे थे तो उनको उनके जो टाइम है उसको ही निकाल दिया गया। आखिर ये प्रधानमंत्री करना क्या चाहते हैं सर? क्यों ये चीजें, ये अपमान सीधे सीधे राजस्थान के मुख्यमंत्री का है, राजस्थान की जनता का है, चूंकि वो राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, या आखिर पीएम सर इन सारी चीजों को लेकर के क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए राम प्रकाश जी, जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अशोक गहलोत क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उन्होंने ठीक किया या गलत किया, इस पे मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूं। देखिए, आप कल्पना कीजिए, आप महाभारत युग में होते और आपने देखा होता कि दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था और भीष्म पितामह चुप बैठे थे और द्रोणाचार्य कृपाचार्य चुप बैठे थे। मान लीजिए हम उस समय के समकालीन लोग होते, हमारा कर्तव्य क्या होता? क्या हम दुशासन और दुर्योधन को उनका अवभगत करते, उनको अपने घर में बुलाते, या भीष्म पितामह का आप वो करते? क्योंकि हम जो हमारा देश का जो सनातन धर्म है और हमारी जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से भगवान कृष्ण ने जो हमको सिखाया है वो सिखाया है कि जो नारी का सम्मान न करे या नारी का अपमान करने के साथ जो खड़ा रहे, उसका अगर आप मान करते हैं, उसका अगर सम्मान करते हैं तो आप भी बराबर के दोषी हैं। आज की तारीख में आपने देखा मणिपुर में महिलाओं के साथ, नारियों के साथ जिस प्रकार का अपमान और अभद्रता हो रही है, जिस प्रकार की अभद्रता पहलवान बेटियों के साथ दिल्ली में हुई है, और उनपे जो उनकी प्रताड़ना करने वाला व्यक्ति है, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोदी जी के बगल में खड़ा होता है, और जिसके बेटे ने जीप से किसानों को कुचला था, जब लोकसभा राज्यसभा में मोदी जी बोलते हैं उनके पीछे बैठा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर अशोक गहलोत भी स्वागत करते तो हम अशोक गहलोत को दोषी मानते। देखिए, वास्तविकता में हमारा जो मानस है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो ये घटनाएं 3 महीने से मणिपुर में घट रही हैं
और जिसकी प्रतिक्रिया पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रही है और आदिवासियों इलाकों में हो रही है, जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों इलाकों में हो रही है, वहां पे अगर आप आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करते हैं और कुकी जो वहां के आदिवासी हैं उनकी बेटियों पे इस तरह का अत्याचार करते हैं, तो इसको देश सहन नहीं करेगा। राहुल गांधी जो किसी पद पे नहीं है, किसी कोई लोकसभा सदस्य भी नहीं है, अगर वहां की बेटियों को जाके ढांढस बढ़ाते हैं, उनको अपने कंधे पे उनका सिर रखते हैं, उनकी आंसू को पोंछते हैं, तो कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं देश के बेटियों को ये एक प्रकार का आश्वासन देने के लिए कि हम राजनीतिक लोग राजनीति केवल इलेक्शन जीतने या हारने के लिए नहीं करते हैं, हम देश की बेटियों का सम्मान भी करते हैं। और ऐसे निर्लज्ज लोग अगर इस देश के अंदर हैं कि बेटियों के अपमान में अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ना हो और सीकर में जाके जनता के सामने उद्बोधन करें और भाषण दें और वहां चुनाव जीतने का प्रयास करें, तो ऐसे लोगों को धिक्कार है। तो अगर अशोक गहलोत वहां जाके उनकी अवगत करते या उनको किसी प्रकार का सम्मान देते, तो मेरी निगाह में अशोक गहलोत भी सम्मान से गिर जाते। क्योंकि आज की तारीख में जो भी व्यक्ति बेटियों के साथ नहीं खड़ा है, महिलाओं के साथ, नारियों के साथ नहीं खड़ा है और वहां जाके कम से कम उनके आंसू पोंछने का प्रयास नहीं कर रहा, वोटों की राजनीति कर रहे हैं वहां पे, और हिंदू और क्रिश्चियन और नागा और मिजो और कुकी और मैती की बात कर रहे हैं। अरे बेटियां जो होती हैं वो किसी धर्म और संप्रदाय की नहीं होती है, बेटियां बेटियां होती हैं, पूरे समाज की बेटी होती हैं, वो साझी बेटियां होती हैं और उनके सम्मान की रक्षा जो समाज नहीं कर सकता, जो देश नहीं कर सकता, वो डूब मरने योग्य है। तो मेरे धर्म को, मेरे देश को जैसे पूरे विश्व में बदनाम किया गया है, और उस समय ये आदमी अगर उस समय संसद को संबोधित न करके, कोई वक्तव्य न देकर, अपोजिशन पे अटैक करके और वहां जाके सीकर में जाके अगर वोट गैदर करने की कोशिश करता है, तो अशोक गहलोत ने ये सही किया कि उन्होंने इनका स्वागत नहीं किया। और हम उन किसी का स्वागत नहीं करेंगे जो मणिपुर की और जहां भी बेटियों के साथ अत्याचार और अनाचार होगा, उनके कंधे उनके आंसू नहीं पहुंचेगा, हम उसका स्वागत नहीं करेंगे। अपने घर में उनको खाना भी नहीं खिलाएंगे जब तक जाके वो आश्वासन नहीं देंगे और वहां खून खराबा नहीं रोकेंगे। जो लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस बेटियों को सौंप रही है भीड़ को, जब तक ये नहीं रोकेंगे आप, तब तक हम आपका स्वागत नहीं करेंगे। अशोक गहलोत का जो एक कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं। अखिल स्वामी सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किया इस चीज का, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से पीएमओ का जो एक कदम था उसका जितना सटीक, जो अभी जिसको ब्रजेश जी जिस तरफ हम लोग का ध्यान ले जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया, उन्होंने सारी मांगे अपनी रख दी उठा करके सोशल मीडिया पर। सर जो मांगे हैं उनकी कि अग्निवीर की जगह खत्म करके और जो है उसको परमानेंट भर्ती की जाए सेना में, जैसा अभी कैलाश जी बता रहे थे कि उस क्षेत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। वहां पर सर में जो स्थिति है, इसके अलावा जो किसानों की बात कर रहे हैं, वो राजस्थान में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और वो जाति जनगणना की जो गेंद है वो उसको उन्होंने केंद्र के पाले में फेंक दिया। उनका साफ कहना यह है, मैं उनके ट्वीट से उठा रहा हूं सर, ये राजस्थान विधानसभा में जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है, केंद्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले। जातिगत जनगणना पर सर भारतीय जनता पार्टी लगातार भाग रही है और यही मुद्दे वो फिर वहां भी उठा रहे हैं। एनएमसी की गाइडलाइन उठा रहे हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को उठा रहे हैं कि वो जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाए। तो अब ये जो मांगे जो जनता के लिए उनको रखना था वो तो उन्होंने रख दी। अब प्रधानमंत्री क्या जिस उद्देश्य से ये सारा खेल रचाया गया था उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? अशोक गहलोत के सवालों से जो बचना था उनको, और अशोक गहलोत ने सवाल दाग दिए, अब क्या है प्रधानमंत्री के पास रास्ता? क्या वो बचेंगे या इसका असर जो है वो उनके उल्टा पड़ेगा? ठीक है राम प्रकाश जी, मैं वास्तविकता में मैं इसको राजनीतिक परिवेश में इस चीज को देखता ही नहीं, मैं इसको देखता हूं सामाजिक परिवेश में। देखिए, मैं अगर जनता का मनोबल सीख चुका हूं और मैंने देखा है और माना है कि उनके दिल में क्या भावना है, आज के तारीख में उस हर व्यक्ति से वो घृणा करता है, हर उस व्यक्ति से घृणा करता है जो कि बेटियों के सम्मान, नारियों के सम्मान के साथ नहीं खड़ा है। मैं इसको राजनीतिक पृष्ठभूमि में कौन इलेक्शन जीते, कौन इलेक्शन हारे, किसको कितनी सीटें मिले, कौन कैसी राजनीतिक कुटिलता और कुशलता दिखाता है, मैं इससे बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं एक अध्यापक के रूप में, मैं इंटरेस्टेड हूं शिक्षक के रूप में, और मेरे देश की जो सनातनी परंपरा है उसका जिस प्रकार से ह्रास हो रहा है, मैं उससे चिंतित हूं। मैं उस व्यक्ति का चेहरा देखना ही नहीं पसंद करूंगा आज की तारीख में।
जो कि जो बेटियों के साथ नारियों का अपमान हो रहा है और मेरे देश का पूरे विश्व में अपमान हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में इस बात पे चर्चा हो रही है, जिस प्रकार से वहां पे निर्वस्त्र करके नारियों को घुमाया जा रहा है, वो इस बात की चर्चा हो रही है कि मिजोरम के अंदर जो मैती लोग हैं उनको एक प्रकार की चेतावनी दी जा रही है। असम की बराक वैली में तो एक गृह युद्ध की तरफ देश को जैसे जिन लोगों ने धकेल दिया है, अगर वो राजनीतिक अपने लाभ के लिए इसको किसी प्रकार की कुटिलता या किस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया करते हैं, मैं उससे इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड इस बात से हूं कि मेरे देश के 4 करोड़ हिंदू जो कि क्रिश्चियन और मुसलमान देशों में रहते हैं, उनको अगर इसकी प्रतिक्रिया का फल भोगना पड़ा, अगर उनको वहां पे जो हम उनके क्रिश्चियनों के साथ कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, अगर उसी प्रकार का वो प्रतिक्रिया देने लगे तो मेरे देश का क्या हश्र होगा। मैं 100 करोड़ हिंदुओं को 500 करोड़ क्रिश्चियन और मुसलमानों से भिड़ा के अपने हिंदू धर्म का नाश नहीं कराना चाहता। मैं इस चीज से ज्यादा चिंतित हूं, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार अनाचार हो रहा है, अगर कोई भी आदमी उसके साथ खड़ा है और किस प्रकार मामा वहां पे जो चीफ मिनिस्टर है, शर्म आनी चाहिए। जिस आदमी के साथ अत्याचार अनाचार हुआ उसके बदले एक दूसरे आदमी को बिठा के उसके पैर धो दिए, और जो आदमी कह रहा है कि मेरे साथ ये घटना ही नहीं घटी, अरे जिसके साथ घटना घटी उसके पैर छू के उसके पैर धो के पीने चाहिए थे और कान पकड़ के उठक बैठक करनी चाहिए थी कि हमारे सनातन धर्म का जो अपमान हुआ है, और जिस आदमी ने ये घटना घटी जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, उसको तो सड़क पे लोगों को पता होना चाहिए आज उसका हश्र क्या हो रहा है। लेकिन अगर उस आदमी को वहां समोसे और चाय खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं पुलिस थाने के अंदर, और जिन्होंने किसानों को कुचला था उसका बेटे के लिए 8 बार घर से चाय और खाना आता है, तो इससे मैं चिंतित हूं। राजनीतिक कौन जीते, कौन जो भी जीते, अशोक गहलोत जीते, मोदी जी जीते, राहुल गांधी बने, कोई बने, लेकिन अगर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, अगर इसको देश को तोड़ने का प्रयास हुआ, अगर इस देश की सनातनी परंपरा को तोड़ा गया, अगर नारियों का असम्मान करने वालों के साथ खड़ा हुआ गया, नारियों बेटियों के लिए मुंह नहीं खोला गया, वो कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर मोदी जी कल मणिपुर चले जाएं और वहां जाके कुकी और मैती बेटियों के साथ बैठें, उनको सांत्वना दें और चीफ मिनिस्टर को कहें कि कल से तुम्हारी कुर्सी हट गई और वहां पे प्रेसिडेंट रूल हो, और बेटियों को और वहां की जनता को यह आश्वासन दिया जाए पूरे नॉर्थ ईस्ट की हमारे जो सेंसिटिव एरिया है उसकी महत्ता है, हम देश को नहीं तोड़ने देंगे, वरना ये देश को तोड़ देंगे। राजनीति कौन जीतेगा कौन हारेगा, सीकर में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। जिस प्रकार का ये कर रहे हैं अगले 10 महीने तक देश का अक्षुण्ण रहना आवश्यक है, वरना जिस प्रकार की तानाशाही प्रक्रिया चल रही है ये देश को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बेटी और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये करके तोड़ देंगे। हम 142 करोड़ लोग किसी धर्म और जाति को हो, हम भारत को एक परिवार मानते हैं, इंडिया हमारा देश है, और इंडिया के खिलाफ बोलने वाले शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अरे आप कांग्रेस के खिलाफ बोलिए, आप जो है अब दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलिए, आप इंडिया के खिलाफ बोलने लगे, इंडियन मुजाहिदीन उनको बोलने लगे, तो इंडिया को जो अपमान करेगा, जो बेटियों का अपमान करेगा, जो सनातन धर्म का अपमान करेगा, उनको हम सहन नहीं करेंगे। अशोक गहलोत अगर इस मीटिंग में गए होते, उनकी अवभगत की होती, अशोक गहलोत मेरी नजरों से गिर गए होते। अखिल सर, जो बात ब्रजेश जी कह रहे हैं और ये सारी चीजें उसी तरीके की तमाम सारी जो चीजें हैं वो दर्शक भी कह रहे हैं। एक दर्शक का कहना है कि योद्धा घोड़े खरीदने से पहले उसका खानदान परखते थे, भारत की मूर्ख जनता ने बगैर जांचे प्रधानमंत्री चुन लिया। सर, अभी जो बात मीना जी कह रहे थे, जो मैं संसद में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसदों के प्रदर्शन की सवाल पर जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ कहा कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल दिखाने की बात है। उसी तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार भागने में लगी हुई है, संसद में आएंगे नहीं, मामलों पर बोलेंगे नहीं, जो सच्चाई है वो हम कहेंगे नहीं, झूठ को जो है वो बार बार बोलेंगे और चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे। स्मृति ईरानी ने किस तरीके से बोला है कल राज्यसभा के अंदर, वो वीडियो निश्चित तौर पर आपने देखी होगी और तमाम दर्शकों ने भी देखी होगी वो वीडियो। सर, ये सारी चीजें ठीक है, अब जो बात आप कह रहे हैं सर, ये बेशर्मी का क्या करेंगे? ये जो बेशर्मी है उससे जनता कैसे पार पा पाए? क्योंकि चुनाव तो जब होंगे वो होंगे, अभी भाई चुनाव में आने में समय है, पर अभी जनता के पास क्या विकल्प है, क्या करे इसको लेकर के? वो देखिए राम प्रकाश जी, जो ब्रजेश जी ने कहा, जिसको उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया कहा,
अगर पिछले 4 साल का आंकड़ा प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट कराएं, सेकेंडरी डेटा की बात ना करें, और ये देखें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो आप लोगों का यूट्यूब का मीडिया है, इसके दर्शकों की संख्या में किस प्रकार की गिरावट या बढ़ोतरी हुई है, एक कार्यक्रम इसी बारे में रख लीजिए। आप ये देखिए कि आप लोगों के मीडिया, चाहे वो कोई भी हो, जिस प्रकार की बढ़ोतरी लगातार हो रही है और जिस प्रकार से लोगों ने टीवी के प्रोग्राम्स को देखना और न्यूज को देखना बंद कर दिया है और वो शिफ्ट हो रहे हैं, ये इस चीज को दिखा रहा है कि लोगों ने सच्चाई और बुराई के बीच का अंतर समझ लिया है। अब आप ये समझिए कि अगर ये प्रक्रिया चालू रही, देखिए जनता को जो करना है वो जनता ने कर दिया। कर्नाटका में कर दिया, जहां की वहां मोदी जी ने कहा था कि मेरे लिए वोट करो, तुम्हारा वोट जो है मोदी को जाएगा। कर्नाटका की जनता ने बता दिया कि वो जागरूक जनता है। इसी प्रकार हिमाचल की जनता ने भी बता दिया। आप लोग कहते हैं कि साहब थोड़े से वोटों का अंतर था कांग्रेस में और बीजेपी में, आप पुराने पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन से कंपेयर करके देख लीजिए, 20% लोगों ने अपनी प्राथमिकता को बदला है। आप एक प्राइमरी डेटा रामप्रकाश जी ये सर्वे करवा लीजिए कि जिन लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, 10 में से 3 लोग आज के तारीख में जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे वो बीजेपी छोड़कर राहुल गांधी के साथ आ चुके हैं, और जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अरे आपका 36% वोट था, 36% में अगर 30% वोट शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब यह है कि आपको 27-28% वोट मिलने वाला है। 2014-19 से कंपेयर मत कीजिए। और दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से संजय सिंह के पास जाके, जिस संजय सिंह ने सोनिया गांधी को खुलेआम गाली दी थी, उसको कहा कि मैं आश्वासन देती हूं कांग्रेस आपके साथ है, जिस प्रकार से दिल मिल गए हैं विपक्षी दलों के। ये इंडिया जो है ये राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये दिलों का गठबंधन है, क्योंकि जनता ने इन पार्टीज को फोर्स किया है, इन पे दबाव डाला है कि जुड़ जाइए वरना देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये जनता के, और जो लोग अभी ना एनडीए में हैं ना इंडिया के साथ हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन के पहले इंडिया के साथ इसलिए आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जनता का दबाव है। तो जनता ने यूट्यूब को देखना शुरू कर दिया है, डिजिटल मीडिया को देखना शुरू कर दिया है, टीवी वालों को भी डिजिटल मीडिया में। और मेरे को तो ये खबर मिली है, कितनी सच है आप पत्रकार हैं, आप बताएंगे, बहुत सारे पत्रकार समूह के एंकर्स ने देश से भागने की तैयारी कर ली है। जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन हो सकता है 10-15 जो एंकर्स हैं वो जाके लीबिया में या दुबई में या सऊदी अरेबिया में जाके सेटल हो जाएं और भारत की नागरिकता छोड़ दें। जनता का दबाव बढ़ रहा है, जनता देश की बहुत जागरूक है और जनता ये समझ रही है कि ये जो दबाव की और तानाशाही प्रवृत्ति है ये हिंदुस्तान में नहीं पनप सकती। देश में लोकतंत्र ही चलेगा, गांधी ही चलेंगे, गोडसे इस देश में नहीं चलेंगे। और इस देश में 142 करोड़ जनता कंधे से कंधा मिला के चलेगी, ना कोई छोटा होगा ना बड़ा होगा। अडानी अंबानी जो गुजरात के पूंजीपतियों को सारी संपत्ति सौंपी जा रही है, हम ये नहीं होने देंगे। पूरे राज्य में बंटवारा होगा, सारे राज्य समृद्ध होंगे और केवल गुजरात का आधिपत्य इस देश में नहीं चलेगा। जी सर, मेरे एक अग्रज हैं, वो तो सीधे सीधे कहते हैं, हमारे साथ में हैं, हमारे सीनियर हैं, वो बार बार ये बात कहते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन जब भी हो, ये सारे इन लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी कुर्सी पर बैठे, क्योंकि उनके अलावा अगर कोई भी बैठा तो शायद इनकी जो गति आप बता रहे हैं उससे भी खराब गति हो सकती है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो शायद थोड़ी इनको लिबर्टी दे दें, अन्यथा की स्थिति में इनके पास कोई चांस नहीं बचता है कि क्या उनके साथ हो। खैर हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है, बहुत छोटा छोटा। जी 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 सर, जी एक टिप्पणी, केवल एक टिप्पणी। जी 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 मेरी कामना है कि उद्धव ठाकरे जैसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बने, जो हमने 9 साल में अपमान झेला है। रामप्रकाश जी, हम जैसे कट्टर सनातनी, शुद्ध सनातनी, भगवान को मानने वाले सनातनियों का जिस प्रकार से इन दुष्टों ने अपमान किया है, हमको हिंदू विरोधी कहा है, हमको एंटी नेशनल कहा है, और जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे इन्होंने गंदगी और निकृष्टता फैलाई है, मैं चाहता हूं एक ऐसा आए, ये राहुल गांधी नहीं चलेंगे। हमें दयावान व्यक्ति नहीं चाहिए। अब 9 साल हमने बहुत अपमान सहा है। इनका इस प्रकार से एक एक आदमी जिन्हें व्हाट्सएप में गंदगी फैलाई है और जिन्होंने नारियों और बेटियों पे अत्याचार किया है, सड़क पे इनको घसीटते हुए पुलिस ले जाए, हथकड़ी लगा के ले जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे दिल्ली की बेटियों के साथ सड़कों पे जैसे घसीटा गया है, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इनको सड़कों पे घसीटे। हमने बहुत अपमान सहा है। जी,
अखिल सर, बस चलते चलते अंतिम टिप्पणी सर। एक कहा जाता है हम लोग के यहाँ कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करिए जैसा आप स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हो। क्या इस समय का ये जो व्यवहार है सत्ता का, विपक्ष के साथ खास करके, तो जो व्यवहार है वो वैसा व्यवहार है जैसा वो चाहते हैं? और अगर वैसा है तो फिर गिनवाने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हमें 91 गाली दे दी, हमें 92 गाली दे दी, तो रोने की जरूरत फिर क्या है सर? नहीं, देखिए, असल में कांग्रेस की गलती ये थी जो सदाशयता उन्होंने दिखाई और जिसका आज खुपल हम भोग रहे हैं। हम लोग यही भोग रहे हैं जो राहुल गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदाशयता थी, उसका कुफल हम बोल रहे हैं। वास्तविकता में जो इन लोगों ने 9 साल देश की दुर्दशा की है, मेरे धर्म को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया, मेरे देश को बदनाम कर दिया, सारे पड़ोसियों से दुश्मनी ले ली। इन्होंने किसानों पे अत्याचार किया, इन्होंने पहलवानों पे अत्याचार किया, बेटियों पे अत्याचार किया, मध्यम वर्ग पे अत्याचार किया। सारा धन जो है गुजराती पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, 11-12 लाख करोड़ के ऋण माफ कर दिए, सबकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी केवल अपने गुजराती पूंजीपतियों को छोड़कर। तो वास्तविकता में ये दोष जो है कांग्रेस का है। अब हम ऐसा शासन नहीं चाहते, हम ऐसा शासन, इनको आश्वासन देना पड़ेगा, जो भी सत्ता में आएगा 2024 में आश्वासन देना पड़ेगा, क्योंकि हमको इन्होंने अपमानित किया है। इन्होंने पूरे देश के 65% लोगों को अपमानित किया है। आप बताइए, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करना, दलितों को गाड़ी से पकड़ के पीटना और ये कुकी लोगों को कहना कि वो जो हैं क्रिश्चियन हैं और विदेशी हैं और म्यांमार से आए हुए हैं, आदिवासी हैं वो। आदिवासियों को, दलितों को जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, ये हमें सहन नहीं होता। हम ऐसा शासक अब चाहते हैं जो दुष्टों को दंडित करे। ये दुष्टों से सद्भावना और संवेदनाएं नहीं होती हैं, संवेदनाएं सद्भावनाएं उनकी होती हैं जो कि अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जो दुष्ट, इन्होंने तो अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया, अच्छे लोगों को पीट रहे हैं। अरे जितने गुंडे बदमाश हैं इनकी पार्टी में आ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और बाकी लोगों को ये परेशान करते हैं, 50 करोड़ और 100 करोड़ में लोगों को खरीदते हैं। तो इस प्रकार हम नहीं सहन कर पाएंगे। अब जो अच्छे लोग हैं उनको प्रश्रय देना होगा 2024 के बाद, और जो गुंडे बदमाश हैं, जो अनपढ़ हैं, मैं तो कहूंगा सारे विधायक संसदों की उनकी यूनिवर्सिटी से डिग्री पता चलाई जाए, और जो भी फर्जी डिग्री वाला हो उसको 10 साल के लिए जेल भेजा जाए, और 10 साल तक ये चक्की पिसवाई जाए, और ये वीडियो में दिखाया जाए कि वो चक्की पीस रहे हैं, अगर झूठी उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई है। अरे एक सरकारी आदमी झूठी अपनी डिग्री दिखा देता है, उसको तो आप नौकरी से तुरंत निकाल देते हैं और उसको दंडित करते हैं। तो ये नेता कैसे फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं?